हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देख रहे हैं सीड। ओके, हम क्या देख रहे हैं? सीड। तो सीड के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा है कि सीड देयर आर द टू टाइप्स, मोनोकॉट, ओके, और एक होता है डायाकॉट। अब सीड के डिफरेंशिएट्स करने से तो एक सिंगल कॉटिलिडॉन्स होगा। ओके, ये बताने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये सिंपल कंसेप्ट है कि जिसके अंदर एक सिंगल कॉटिलिडॉन प्रेजेंट है उसे कहा हमने मोनोकॉट्स, और जिसके अंदर टू कॉटिलिडॉन प्रेजेंट है उसे कहा हमने डायकॉट्स। लेकिन अब जो भी सीड है, तो सीड एक्चुअल होता क्या है? तो सीड ये फाइनल प्रोडक्ट होता है। ये क्या एक फाइनल प्रोडक्ट होता है। फाइनल प्रोडक्ट किसका होगा? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फाइनल प्रोडक्ट किसका होता है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का। ये किसका रिजल्ट्स होता है? अगेन दीज आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का होता है। इसी वजह से, या इट्स ऑल्सो नोन एज, इसे कहते हैं फर्टिलाइज ओहुल। फर्टिलाइज ओहुल भी इसे कहते हैं। ओके, मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो भी एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा, जो भी एम्ब्रियो फॉर्मेशन होने के बाद में उसकी डेवलपमेंट्स होगी, इंडोस्पर्म की जो भी इंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होगी, आफ्टर इंडोस्पर्म डेवलपमेंट्स या एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो भी फॉर्मेशंस होगा वो फाइनल प्रोडक्ट कौन सा आएगा? फिर सीड का आएगा, या उसे कहते हैं हम ओव्यूल्स, कि जो भी ओवरी के अंदर होता है। अब जो भी ये कंडीशन है इंपॉर्टेंट है कि फाइनल सीड को कहते हैं हम फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट है। और इट्स ऑल्सो नोन एज फर्टिलाइज ओव्यूल उसे कहते हैं। अब सीड जो भी होते हैं, तो सीड के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल्स होता है। जब भी एम्ब्रियो जो भी एम्ब्रियो अराइज होगा, जो भी डेवलपमेंट्स होगी, जो भी जर्मिनेशन जब सीड होगी, तब उसे प्रोवाइड जो भी रिजर्व, जब भी सीड जर्मिनेशंस कर लेगी, तो सीड जर्मिनेशंस करने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए? फूड मटेरियल्स होना चाहिए, रिजर्व फूड मटेरियल होना चाहिए। और वो किसके पास होता है? फिर कॉटिलिडॉन के पास होता है। या एम्ब्रियो डेवलपमेंट्स करेगा तो उसे जो भी इंडोस्पर्म होना चाहिए वो उसके पास चाहिए। लेकिन कुछ सीड होते हैं कि पूरा का पूरा इंडोस्पर्म एब्सॉर्ब कर लेती है, पूरा का पूरा इंडोस्पर्म यूज़ कर लेती है। और कुछ सीड ऐसे होती है उसे जितना चाहिए उतना ही इंडोस्पर्म्स उसके पास उसे जितना चाहिए उतना ही इंडोस्पर्म वो लेती है। तो इस इंडोस्पर्म लेने या ना लेने के वजह से उसके अंदर दो टाइप्स गिरते हैं। और फर्स्ट होता है एक्स अल्ब्यूमिनस सीड, और एक होता है अल्बुमिनस सीड। ओके, एक होता है एक्स अल्बुमिनस सीड्स और दूसरा होता है अल्बुमिनस सीड्स। अब एक्स अल्बुमिनस सीड किसे कहेंगे और अल्बुमिनस सीड्स किसे कहेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब एक्स अल्बुमिनस यानी जिसके अंदर इंडोस्पर्म ना के बराबर होता है, मतलब पूरा का पूरा यूज कर लेते हैं, इसे कहते हैं हम नॉन इंडोस्पर्मिक। नॉन मतलब इसके पास इंडोस्पर्म नहीं होगा क्योंकि पूरा का पूरा उसने खींच लिया होगा, या पूरा का पूरा यूज कर लिया होगा, या पूरा का पूरा एग्जॉस्टेड कर लिया होगा, तो इसे कहेंगे हम नॉन इंडोस्पर्मिक। और इसे कहते हैं हम इंडोस्पर्मिक क्योंकि ये बेचारा पूरा का पूरा यूज या यूटिलाइज नहीं करता डेवलपमेंट के लिए। इंडोस्पर्मिक कह देंगे हम, इंडोस्पर्मिक सीड कह देंगे। ओके, तो इसके पास पूरा का पूरा या थोड़ा जो भी इंडोस्पर्म से वो बच जाता है। अब जो भी इंडोस्पर्म से, तो ये क्या करेगा? ये कंप्लीटली इंडोस्पर्म्स क्या करेगा? कंप्लीटली लिख लेते, कंप्लीटली इंडोस्पर्म एक्सहॉस्टेड, मतलब पूरा का पूरा क्या कर लेगा? ये यूज कर लेगा, यूटिलाइज करेगा। किसके लिए? बाय द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, क्योंकि एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? फिर इंडोस्पर्म ही तो चाहिए। अगर ये पूरा का पूरा इंडोस्पर्म्स वो यूज कर लेता है तो उसे कहते हैं हम एक्स अल्ब्यूमिनस सीड, या इट्स आल्सो नोन एज नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। लेकिन ये बेचारा ये क्या होता है? नॉट कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, नॉट कंप्लीटली एक्सहॉस्टेड इंडोस्पर्म by the development of एम्ब्रियो। ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो
सॉरी पूरा का पूरा एंडोस्पर्म ये एग्जॉस्टेड नहीं कर लेता जो भी एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए, तो इसे कह देते हम एंडोस्पर्मिक सीड। कुछ तो बचा होगा इसके पास, तो इसे कहा हमने अल्ब्यूमिनस या इट्स आल्सो नोन एज एंडोस्पर्मिक सीड। कंपैरिजन दोनों में याद यही रखना है कि जैसे कि देखो कि एक्स अल्ब्यूमिनस क्यों कहा, क्योंकि ये एंडोस्पर्म इसके पास कुछ बचता नहीं है, पूरा का पूरा डेवलपमेंट के लिए, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए वो यूज़ कर लेता है। नॉन एंडोस्पर्मिक क्यों कहा, क्योंकि पूरा का पूरा अगर एंडोस्पर्म उसने यूज़ कर लिया तो इसके बाद बचा क्या नहीं, तो इसे हमने क्या कहा फिर नॉन एंडोस्पर्मिक। लेकिन इसके पास बचता है, तो इसके पास एंडोस्पर्म बचता है, तो इसे क्या कहा हमने एंडोस्पर्म का, और इसे कहते थे हम अल्ब्यूमिनस सीड। समझ में आए? अल्ब्यूमिनस और एक्स अल्ब्यूमिनस में डिफरेंस क्या रखना है कि जिसके पास एंडोस्पर्म है वो अल्ब्यूमिनस, जिसके पास एंडोस्पर्म नहीं है वो एक्स अल्ब्यूमिनस, जिसके पास एंडोस्पर्म है उसे एंडोस्पर्मिक, जिसके पास नहीं है उसे नॉन एंडोस्पर्मिक कह देते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके अंदर जो भी एग्जाम्पल है वो किस तरह से आते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे कि इसके अंदर आते हैं पी, ओके, इसके अंदर जो भी एग्जाम्पल्स आते हैं ग्राम, इसके पास में और एक टैमराइंड, ओके। तो जैसे कि पी प्लांट से ग्राम का सीड है, तो इसके पास क्या नहीं है फिर एंडोस्पर्म नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा एंडोस्पर्म इसने किस काम के लिए लगा दिया, इस बेचारे के डेवलपमेंट के लिए, और इसके पास बचा कुछ भी नहीं। लेकिन इसके पास जो भी एंडोस्पर्म है वो अभी भी प्रेजेंट है आफ्टर एम्ब्रियो डेवलपमेंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल, फेमस एग्जांपल या क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर, कैस्टर व्हीट, ओके, कैस्टर हुआ, व्हीट हुआ, इसके अंदर ये भी एग्जांपल्स आता है। अगेन दीज आर द बार्ली, कोकोनट, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है। अब ये देखो कि मोनोकॉट्स में आता है, बार्ली मोनोकॉट्स में आता है, तो इसके अंदर हम राइस भी लेते हैं, तो इसके अंदर बचता है एंडोस्पर्म। तो ये सिंपल है, ये क्या है एक सिंपल से, तो ये हमें याद रखना है कि अल्ब्यूमिनस किसे कहा हमने और एक्स अल्ब्यूमिनस किसे कहा। इसके अंदर एग्जांपल पी प्लांट्स का, ग्राम्स का और टैमराइंड्स का आएगा, और इस पे क्वेश्चंस कभी कभी पूछा जाता है कि एक्स अल्ब्यूमिनस सीड्स का एग्जांपल पी है, ग्राम है और टैमराइंड्स है, और अल्ब्यूमिनस सीड्स के एग्जांपल है कैस्टर बहुत बार पूछा जाता है, कैस्टर है, व्हीट है, बार्ली है, कोकोनट्स है और राइस। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, मैक्सिमम व्हीट, राइस और बार्ली ये हमें याद रहेंगे, कोकोनट्स भी हमेशा याद रहते हैं। तो ये रहा डिफरेंस उसके अंदर जो भी अल्ब्यूमिनस और एक्स अल्ब्यूमिनस के बारे में था। अब जनरली जो भी सीड्स है वो सीड्स के अंदर जो भी कॉटिलिडॉन्स होते हैं वो भी थोड़ा सा देख लेते बेचारे किस तरह के होते हैं, तो ओके, क्योंकि अगर कॉटिलिडॉन्स के बारे में अगर हमें देखना है तो कॉटिलिडॉन्स क्या है, ओके, कॉटिलिडॉन्स क्या होते हैं, तो सीड के जो भी पार्ट्स है उसके अंदर जो भी स्वेलअप पार्ट्स होता है या स्वेलन थिक पार्ट्स होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉटिलिडॉन्स कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, कॉटिलिडॉन्स। अब जो भी देखो कि कॉटिलिडॉन्स है, तो कॉटिलिडॉन्स कैसा पार्ट्स है, स्वेलन पार्ट्स है, स्वेलन एंड थिक पार्ट है, ओके, स्वेलन्स यानी वो बहुत सारा फुला हुआ पार्ट्स है, तो उसे कहते हैं हम कॉटिलिडॉन्स। अब कॉटिलिडॉन्स हो या एम्ब्रियो हो, ये दोनों के दोनों भी पार्ट्स कैसे होते हैं, थोड़ा सा स्वेलन्स और थिक पार्ट्स होते हैं। अब ये क्यों होते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट्स होता है रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट्स होता है। इन लेग्यूम कंडीशंस हम बोल सकते हैं, ओके, इन लेग्यूम। तो इसके अंदर क्या होता है, कॉटिलिडॉन्स के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल्स होता है। अब हमने जो भी देखा था कि एम्ब्रियो सैक्स देखी थी, ओके, जो भी हमने क्या देखी थी, एम्ब्रियो सैक देखी थी कि इसके अंदर 3 सेल्स पड़ी थी, इसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लिया था, इसके अंदर 2 सिनर्जिड्स और एक सेल्स देखी, सिनर्जिड्स, एक सेल्स, और ये तीनों के तीनों एंटीपोडल्स है, ये पोलर न्यूक्लिया था। ये हमने एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर्स देखा था। अब इसके साइड्स में प्रेजेंट्स थे इंटीग्यूमेंट्स, इसके साइड्स में क्या प्रेजेंट्स थे, इंटीग्यूमेंट्स, और इसके पास में प्रेजेंट्स था न्यूसेलस, ओके, दीज आर द स्ट्रक्चर पार्ट्स फॉर द न्यूसेलस। अब जो भी न्यूसेलस है वो न्यूसेलस कैसा है, फिर परसिस्टेंट है, परसिस्टेंट क्या है इसके अंदर, न्यूसेलस है। ये इंपॉर्टेंट है हमें याद रखना कि परसिस्टेंट न्यूसेलस इज कॉल्ड एज
इज कॉल्ड एज पेरिस्पर्म। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि पेरिस्पर्म्स इसके अंदर, अब आपको क्वेश्चन आया होगा कि वो क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पेरिस्पर्म्स अराइज कहाँ से होता है, पेरिस्पर्म आता कहाँ से, तो पेरिस्पर्म्स ये आता है न्यूसेलस से। ये कहाँ से आएगा फिर, ये न्यूसेलस से। अब जो भी कंसिस्टेंस है कि जैसे कि इसके अंदर जो भी एग्जांपल्स आते हैं सीड के, जैसे कि ब्लैक पीपर और एक आता है बीट। क्वेश्चंस इस पे हमेशा पूछा जा सकता है कि जो भी परसिस्टेंस न्यूसेलस, जो भी परसिस्टेंस रहता है न्यूसेलस इज कॉल्ड एज पेरिस्पर्म। अब देखना ये है कि जो भी ब्लैक पीपर्स और बीट है, एग्जाम्पल के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि बी स्क्वायर याद रख लो, बीट ब्लैक पीपर, ओके, या बी भी लिख दो तो ब्लैक पीपर आता है, दोनों का ही स्टार्टिंग बी से ही होती है। अब ये देखना है कि ये बीट्स और ब्लैक पीपर्स इट्स ऑल्सो नोन एज पेरिस्पर्मिक सीड। पेरिस्पर्मिक सीड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि पेरिस्पर्मिक सीड कौन कौन से भी, तो ब्लैक पीपर और बीट के दो जो भी सीड्स है वो कौन से होते हैं, फिर पेरिस्पर्मिक सीड्स होते हैं। तो पेरिस्पर्म्स एक्चुअली होता क्या है, तो पेरिस्पर्म्स ये है कि ये न्यूसेलस का क्या होता है, ये रिमेनेंट्स होता है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मोनोकॉट के एम्ब्रियो के बारे में कि जो भी एपिब्लास्ट था वो कैसा था, रिमेनेंट्स था। उसी तरह से ये न्यूसेलस का जो भी पेरिस्पर्म्स क्या है, फिर ये रिमेनेंट्स है, ओके। तो जो भी न्यूसेलस है, तो न्यूसेलस यानी क्या है, तो ये न्यूसेलस प्रेजेंट्स होता है सराउंड द एम्ब्रियो, हमने पहले बोल दिया था। ये किसके पास था, फिर ये सराउंड द एम्ब्रियो सैक्स, या उसके पास न्यूसेलस के बाद में ये प्रेजेंट्स होता है। तो पेरिस्पर्म्स क्या है, एक न्यूट्रिटिव सेल्स है, ओके। ये क्या होती है, एक न्यूट्रिटिव सेल्स होती है या न्यूट्रिटिव टिश्यू वो होती है कि जो भी कॉटिलिडॉन्स या जो भी एम्ब्रियो सैक्स के अंदर प्रेजेंट्स आउटसाइड को प्रेजेंट्स होती है। अब डिफरेंस ये है कि न्यूसेलस सेल या जो भी पेरिस्पर्म्स, ये हमने रिमेनेंट्स बता दी, तो पेरिस्पर्म्स अगर ये न्यूट्रिटिव सेल्स, तो एंडोस्पर्म क्या है, फिर वो भी तो न्यूट्रिटिव सेल्स है। तो मेजर डिफरेंस क्या होगा फिर इसका, किसका, जो भी पेरिस्पर्म है, याद रखना हमें, ये पेरिस्पर्म ये भी न्यूट्रिटिव टिश्यू है और एंडोस्पर्म ये भी न्यूट्रिटिव टिश्यू है, ओके। पेरिस्पर्म्स क्या होती है, अगेन दीज आर द न्यूट्रिटिव टिश्यू, देखो इंपॉर्टेंस है। और एंडोस्पर्म भी क्या है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है, ओके। दोनों के दोनों न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है भाई इसके अंदर डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये होता है कि हमने देखा था जो भी एंडोस्पर्म्स था वो दो पोलर न्यूक्लियाई प्लस वन मेल गमीट से बना है, वो मेल गमीट से बना है। इसके अंदर n नंबर थे, इसके अंदर n प्लस n थे, इन तीनों का फ्यूजन होकर फॉर्मेशन हुआ 3n नंबर, यानी ये क्या हुआ फिर, ट्रिप्लॉइड कंडीशंस। ये क्या हुआ फिर, ट्रिप्लॉइड कंडीशंस। और पेरिस्पर्म्स ये एम्ब्रियो के सराउंड में प्रेजेंट है, तो ये हमेशा क्या रहेंगे फिर, डिप्लॉइड इन नंबर, ओके। तो ये 2n नंबर रहेगा, तो एक हमेशा क्या रहेगा फिर, डिप्लॉइड इन नंबर। ये हमेशा याद रखना है कि डिप्लॉइड रीजन्स किस तरह से होता है। और हमने ये भी पता है कि एंडोस्पर्म्स ये इस यहाँ से आया, तो मतलब ये ओरिजिन किससे हुआ फिर, ये चीज़ों से। लेकिन पेरिस्पर्म से किससे आता है, तो ये किससे आएगा फिर, ये न्यूसेलस से आएगा। और न्यूसेलस हमेशा क्या होती है, डिप्लॉइड इन कंडीशंस होती है। अगेन क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पेरिस्पर्म्स इज ओरिजिनेट फॉर्म किससे आएगा, न्यूसेलस से। और अपना बेचारा एंडोस्पर्म से वो आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन्स के बाद में ही आता है। तो ये डिफरेंस हमें याद रखना है। अब एम्ब्रियो सैक्स के आउटसाइड में प्रेजेंट्स था इंटीग्यूमेंट्स, इसके साइड्स में क्या प्रेजेंट्स था फिर, ये इंटीग्यूमेंट्स। तो इंटीग्यूमेंट्स का काम क्या है फिर, प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करना। तो ये कैसे होगा फिर, टफ। ये कैसे होगा फिर, ये टफ होगा।
क्योंकि इसकी एंट्री जो भी है, अगर उसको कॉटिलिडॉन्स के अगर जाना है तो ये प्रोटेक्शंस का काम करता है। तो ये प्रोटेक्शंस किसे करेगा फिर? प्रोटेक्टिव फॉर सीड, सीड कोट का करता है। हमें सीड कौन सा भी लेना चाहिए तो ये आउटर पार्ट्स उसका क्या होता है? टेस्टा। इनसाइड पार्ट्स उसे कहते हैं हम टेगमन। ये तो हमें याद है और याद रहना चाहिए, क्योंकि एनाटॉमी भी हमने डिटेल में पढ़ा है, इसलिए हम जो भी डिटेल स्ट्रक्चर्स नहीं ले रहे, सिर्फ उसका फंक्शनल पार्ट्स देख रहे हैं। ये रहा। इसके बारे में और भी पता है हमें कि जो भी माइक्रोफाइल है, तो माइक्रोफाइल प्रेजेंट्स क्या होता है कि जहाँ पे प्रेजेंट्स है एक सेल, जहाँ पे प्रेजेंट्स क्या है? एक सेल। हमने देखा था कि यहाँ पे भी माइक्रोफाइल एंड हो सकता है और यहाँ पे भी माइक्रोफाइल एंड हो सकता है। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि माइक्रोफाइल भी यहाँ पे प्रेजेंट्स है और माइक्रोफाइल एंड से ही जो भी पोलन ट्यूब इंटर हुई थी वहाँ पे सिनर्जी बर्स्ट हुई थी। लेकिन यहाँ पे छोटा पोर बताया था हमने, माइक्रोफाइल पोर बताया था, और उस माइक्रोफाइल पोर का काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना, जैसे कि ऑक्सीजन हो या वाटर मॉलिक्यूल्स हो। इसको अंदर या बाहर जाने के लिए जो वो भी माइक्रोफाइलर पोर प्रेजेंट्स होता है वो काम करता है, ऑक्सीजन और वाटर को एक्सचेंज करने का काम करता है। क्यों करेगा भाई? क्योंकि जो भी सीड होगा उस सीड के अंदर जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स आएगा, तो वाटर मॉलिक्यूल आने के बाद में वहाँ पे क्या होगा फिर? हाइड्रो वाटर लाइसिस। अगर हाइड्रोलाइसिस होती है, ब्रेकडाउन्स अगर होता है और उसके साथ में अगर ऑक्सीजन्स भी आता है तो वहाँ पे ऑक्सीडेटिव कंडीशंस आएगी। अगर यहाँ पे ऑक्सीडेटिव कंडीशंस आती है तो जो भी बॉन्ड हो गए वो क्या हो गए फिर? ब्रेक हो गए। अगर हमें पता है अगर बॉन्ड ब्रेक अगर होते हैं तो उससे रिलीज होती है एनर्जी, और एनर्जी कौन से फॉर्म में होती है फिर? एटीपी। अगर एटीपी अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट्स होगी तो सीड जर्मिनेशंस करने के लिए उसे आसानी होगी। सिंपल कंसेप्ट है, हमें याद रखना है। अगर यहाँ पे एनर्जी की लेवल बढ़ती है, एटीपी की लेवल अगर बढ़ती है, तभी जाकर उसके अंदर जर्मिनेशंस की भी लेवल बढ़ेगी। ओके, सिंपल है। माइक्रोफाइल पोर से कहाँ चले गए? देखो कि माइक्रोफाइलर पोलर पोर का काम क्या होता है? ऑक्सीजन और वाटर को अंदर लेना। अगर वाटर अंदर आएगी सीड स्वेलअप होगी, सीड स्वेलअप होगी, ऑक्सीजन अंदर आएगा। ऑक्सीजन का काम क्या होता है? ब्रेक डाउन करना। ओके, अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन से रिडक्टिव कंडीशंस आएगी, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन अगर आता है तो वहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगी। अगर बॉन्ड जहाँ पे अगर ब्रेक होते हैं उससे रिलीज होती है एनर्जी, और एनर्जी किस फॉर्म में आते हैं? एटीपी। अगर एटीपी अगर फॉर्म होती है तो वहाँ से जो भी एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी का काम वहाँ पे क्या होता है? सीड जर्मिनेशंस करने के लिए होता है। लेकिन कुछ सीड ऐसे भी होते हैं कि जिसके अंदर वाटर का कंटेंट कम होता है तो उसे हम ड्राई सीड कह देते हैं। उसे क्या कह देंगे हम? ड्राई सीड। भाई इसके अंदर कोई जर्मिनेशंस का चांसेस नहीं होगी। उसके बाद में भी हमने देखा कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट्स होगा या नहीं होगा, कि जैसे कि सीड डेवलपमेंट होगी या नहीं होगी, वो भी हम बता सकते हैं कि अगर सीड को डेवलपमेंट करना है तो पूरी की पूरी फेवरेबल कंडीशन चाहिए, कि जैसे कि ऑक्सीजन हो, वाटर मॉलिक्यूल्स हो, सॉइल्स हो, ये पूरी की पूरी कंडीशंस उसे चाहिए। लेकिन कुछ सीड को ये फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिली। कुछ सीड को अगर ये फॉर एग्जांपल हम लेते कि एम्ब्रियो, ओके, तो एम्ब्रियो के अंदर जो भी सीड डेवलपमेंट होगी, तो जहाँ पे एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, फॉर एग्जांपल एम्ब्रियो डेवलप हो गया या सीड जर्मिनेशंस हो गई, तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा तो हमें उसे कहेंगे जर्मिनेट सीड, जर्मिनेटेड सीड कह देंगे। अगर जहाँ पे एम्ब्रियो नॉट डेवलप, सिंपल है, नॉट डेवलप एम्ब्रियो अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो उस स्टेज को कहते हैं हम डॉर्मेंसी। क्यों? क्योंकि इसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिली। अब फेवरेबल कंडीशंस क्या होगी? जैसे कि उसको मॉइस्चर चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अगर इसे नहीं मिला तो ये टेम्परेचर चाहिए, अगर इसे नहीं मिला तो डॉर्मेंसी स्टेज में जाएगी। लेकिन हमेशा डॉर्मेंसी स्टेज में नहीं जाएगी। जब जब उसे वो फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी तब वो जाकर जर्मिनेशंस कर सकती है या एम्ब्रियो को डेवलपमेंट कर सकती है। अगर एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा तो उसे डॉर्मेंसी नहीं कहेंगे, तो उसे हम जर्मिनेटेड सीड कह देंगे।
तो ये डिफरेंस है कि जिसके अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है उसे जर्मिनेटेड कहेंगे हम, और जिसके अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट नहीं होगा उसे कहते हैं हम डॉर्मेंसी। ओके, तो ये जर्मिनेटेड है तो एम्ब्रियो हमेशा क्या रहेगा, फिर एक्टिव रहेगा। एम्ब्रियो कैसे रहेगा, ये फेवरेबल कंडीशन है तो ये हमेशा क्या रहेगा, फिर एक्टिव रहेगा, और ये हमेशा इनएक्टिव रहेगा। ओके, इनएक्टिव स्टेज। ये डिफरेंसेस हमें याद रखना है कि जैसे कि डॉर्मेंसी किसे कहेंगे और जो भी, और यहाँ पे लिख देते हैं कि इसके अंदर फेवरेबल कंडीशंस होती है, फेवरेबल कंडीशन प्रेजेंट। ओके, और इसके अंदर फेवरेबल कंडीशंस एब्सेंट। ये सिंपल है। अब फेवरेबल कंडीशंस क्या है ये हमें पता चल गया। ओके, तो ये रहा फिर सीड का। ओके, इसके बाद में भी कुछ सीड है कि उस सीड को हमने बोलना है कि इंडोस्पर्मिक सीड कौन से होते हैं और नॉन इंडोस्पर्मिक सीड कौन से होते हैं। जैसे कि हमने बता दिया कि नॉन इंडोस्पर्मिक सीड्स जो भी बीन ले लो, तो बीन का भी क्या हो सकता है, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड से। अगेन दीज आर द स्ट्रक्चर पार्ट्स फॉर द बीन। ओके, और कैस्टर तो हमें बता दिया है, जो भी एनसीईआरटी में जो भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस दे रखा है कैस्टर का, तो कैस्टर देखते ही हम बता सकते हैं कि वो क्या है, फिर इंडोस्पर्मिक सीड्स है। बीन क्या है, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड्स है। ओके, तो ये हमें देखते ही हमें पता चलना चाहिए, उसके एग्जाम्पल से ही पता चलना चाहिए कि इंडोस्पर्मिक सीड कौन से होते हैं और नॉन इंडोस्पर्मिक सीड कौन से होते हैं। तो ये रहा फिर सीड का। आगे जाकर हम देखेंगे कि जो भी फ्रूट किस तरह से होता है, आगे जाकर फ्रूट किस तरह से होते हैं उसकी भी डेवलपमेंट हमें देखनी है। अब तक जो भी पढ़ा वो सिंपल है, इजी है, याद रखना है। ओके, तो ये रहा सीड के बारे में। एम्ब्रियो अगर डेवलपमेंट होता है तो उसे जर्मिनेटेड सीड कहेंगे क्योंकि उसके पास फेवरेबल कंडीशंस होते हैं। एम्ब्रियो डेवलपमेंट नहीं होता है तो बिकॉज उसका एम्ब्रियो इनएक्टिव है तो उसे फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिली। इंपॉर्टेंट है कि वो स्टेज होती है डॉर्मेंसी स्टेज। डॉर्मेंसी स्टेज कभी भी एक्टिव हो सकती है लेकिन उसके पास क्या होना चाहिए, फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए। ओके, ये फेवरेबल कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद में भी ये भी याद रखना है कि जैसे कि इंडोस्पर्म्स और न्यूडोस्पर्म्स, और यहाँ पे क्या लिखा था हमने, पेरिस्पर्म्स, ये दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, तो पेरिस्पर्म्स इज अ डिप्लॉइड नेचर, इंडोस्पर्म्स इज अ ट्रिप्लॉइड नेचर्स। ओके, उसके बाद में भी ये माइक्रोपाइलर जो भी पोर था उसके बारे में भी हमें याद रखना है कि माइक्रोपाइलर जो भी एंड है या पोर है, उस पोर का काम बहुत इंपॉर्टेंस होता है। उसके अंदर ऑक्सीजन या वाटर आने के लिए वो छोटी सी जगह होती है, उसका काम हाइड्रोलाइसिस होकर, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होकर, जो भी एनर्जी ब्रेक होकर एटीपी सिंथेसिस होगी, वो भी इंपॉर्टेंस काम होता है। तो ये रहा फिर सीड का स्ट्रक्चर। ओके, समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।